यहाँ तो लोगों से एक सास नहीं हैंडल होती, लेकिन अगर गलती से किसी बहू की 4 सास हो तो उस बेचारी का क्या ही होगा। चलिए देखते हैं। ये कहानी है रिद्धिमा की। रिद्धिमा के ससुराल में उसकी सास मिनल, ननद पूजा, पति रमेश और ससुर केवट जी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सास एक ही है, अब 4 सास के पीछे का राज क्या है? तो इसके लिए तो आपको पूरी स्टोरी देखनी होगी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सुबह के 5 बजे। रिद्धिमा, रिद्धिमा उठो, 5 बज गए। अल्लाह, बज गया क्या? आप इतनी जल्दी उठ गए? जल्दी? सुबह के 5 बज चुके हैं, अब भी तुम्हें जल्दी लग रहा है? उठो, जाओ नहाओ और सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाओ। और हाँ, उसके बाद मेरा टिफिन तैयार कर देना ऑफिस का। वो तो ठीक है, लेकिन ऑफिस तो 10 बजे का होता है ना। जितना कहा है उतना करो। फिर बीवी किचन में चली जाती है। अरे भाभी, भैया ने बताया नहीं क्या, नहाकर रसोई में पैर रखा जाता है। सुबह सुबह रसोई में बिना नहाए आ रही हो, घर में कलेश करवाओगी क्या? माँ ने सिखाया नहीं आपकी? बिना नहाए रसोई में जाने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं तथा धन की भी हानि होती है। अरे पापा, आप वहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अरे बेटा, 10 रुपए का नोट गिर गया था, नहीं मिल रहा। देखो, हो गई ना धन की हानि। जाओ जल्दी से नहा कर आओ। बहू बेचारी चुपचाप नहाने चली जाती है, जिसके बाद वो किचन में आके सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है और पति का टिफिन भी तैयार करती है। वहीं नाश्ते के समय, ये क्या पोहा बनाया है आज नाश्ते में? हाँ माँ जी, वो दीदी ने ही कहा था पोहा बनाने को। भाभी, मैंने अपने लिए कहा था, बाकी लोगों को क्या खाना है पूछना तो चाहिए ना। आजकल की बहुओं की यही प्रॉब्लम है, हर जगह अपनी मन मर्जी चलाती है। रिद्धिमा, कल से सबसे बिना पूछे कोई नाश्ता नहीं बनाओगी तुम, और खाना भी सबसे पूछ कर ही बनाना। जी ठीक है। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं माँ जी, सुबह से जगी हुई हूँ तो बस थोड़ा सा आराम करने जा रही थी। आराम? ये क्या होता है? आजकल की बहुएं थोड़ा सा छूट क्या पा लेती हैं, आराम करने को चाहिए। अरे हमारे समय में आराम शब्द होता क्या है ये भी हम नहीं जानते थे। वही तो, दिन रात इतनी मेहनत करनी होती थी, काफी परिश्रम किया है, तब जाके आज आराम करने को मिल रहा है। ससुर जी, आप लोगों के ज़माने की बात कुछ और थी। हाँ, सो तो है। हमारे ज़माने में लोग आलसी नहीं फुर्तीले हुआ करते थे। अब जाओ, जाके हम दोनों के लिए पॉपकॉर्न बना कर लाओ। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, और दोपहर में पापड़ बना लेना, छत पर धूप अच्छी है। हाँ भाभी, मेरे लिए साबूदाना की पापड़ बनाना। मेरे लिए चावल के पापड़ और आलू के भी। मुझे तो भाई मूंग के पापड़ पसंद है। ससुर जी, आप भी अपनी फरमाइश बता दीजिए। मेरे लिए पापड़ नहीं, आलू भुजिया बना लेना। लो, एक और सिर दर्द। अच्छा ठीक है। जिसके बाद बहू अपने काम में लग जाती है। बेचारी सारी दोपहर सभी की फरमाइश पूरी करने में लगी रहती है, सबकी पसंद के पापड़ बनाती है और घर का सारा काम करती है। और जैसे ही वो कमरे में जाने लगती है, बहू, ये क्या, घर इतना गंदा क्यों है? हैं? मैंने अभी अभी तो साफ किया था माँ जी। तभी बहू देखती है कि सास, ननद और ससुर तीनों ने मिलकर घर को बहुत गंदा कर रखा था। मैं अभी साफ कर देती हूँ। और बहू फिर से सफाई करने में लग जाती है। बहू, कल मेरे घर से चाची चाचा आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है। वहीं अगले दिन गांव से चाची चाचा आ जाते हैं। बहू सभी की खूब खातिरदारी करती है और उनके जाने के बाद, ये क्या बहू, मेरी चाची आई थी और तुमने इतना सीधा सा आओ भगत किया उनके लिए? अरे इतना तो हम किसी भिखारी के आने पर भी कर देते हैं। क्या तुम्हारे मायके में ऐसे ही खातिरदारी की जाती है? बस चाय नमकीन दे दिया और पानी पीने को। वहीं खाने में एक तरह की सब्जी, दाल, चावल और पूरी। वो तो मेहमान थे इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। आइंदा से यह गलती नहीं होनी चाहिए, वरना जाके अपने मायके में ही रहना। बहू रोने लगती है। एक तो गलती, ऊपर से आंसू।
अरे भाई, गलती की है तो आंसू बहाकर काम नहीं चलने वाला। वहीं रात में कमरे में रमेश जी, घर में मम्मी जी, पापा जी, यहाँ तक कि दीदी, कोई भी मुझसे ढंग से बात नहीं करता। घर में बात करने के लिए हो या काम करने के लिए? हाँ, बहू हो, पड़ोसन नहीं जो जाके चुगली बतलाए सब। अरे कैसे बात करती हो तुम? सब अपने अपने काम में होते हैं, किसी के पास तुम्हारे जितना फालतू टाइम नहीं है तो क्या करे? मैं कहाँ फालतू बैठी रहती हूँ, सारा दिन तो काम में लगी रहती हूँ। ये भी कोई काम है? काम सीखना है तो मेरी माँ से सीखो। अपने समय में कितनी मेहनत की है माँ ने, तब जाके आज भी इतनी सुंदर दिखती है। और तुम्हें देखो, अभी से फेस पर झुर्रियाँ आने लगी है। बीवी ने नौकरानी समझा है, अगर शादी में कोई रिजाइन लेटर होता ना तो मुंह पर फेंक कर मारती। फिर बहू चुपचाप गुस्से में सो जाती है। गुस्सा तो आजकल की लड़कियों के नाक पर रहता है, एक नहीं सुननी किसी की। अगली सुबह बहू घर की काम कर रही होती है कि तभी रिधिमा, आओ रिधिमा। क्या हुआ जी? कपड़े ढंग से साफ करना नहीं आता क्या? हाथों का जोर खत्म हो गया है क्या? ये शर्ट कितनी गंदी तरह से धोई है, ढंग से काम किया करो। ये लो, फिर से धुल कर देना। और रमेश वहां से चला जाता है। वहीं पूजा, जो कि अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर गाने सुन रही थी। भाभी, एक गिलास पानी देना। ननद जी, खुद से ले लो, काम कर रही हूं मैं। तभी पूजा गुस्से से तिल मिलाते हुए किचन में आती है। कल मुही करमजली, तुझसे पानी मांगा मैंने, ऐसे अपनी माँ को भी ऑर्डर देती है क्या, जैसे मुझे दे रही है? घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, ज्यादा हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना। ननद का ये बर्ताव देखकर तो रिद्धिमा शॉक्ड रह जाती है। वहीं कुछ देर बाद रिद्धिमा घर में पोछा लगा रही होती है कि तभी ये ठीक से साफ करो, देखो कितनी धूल है यहाँ, और वो खिड़कियाँ भी कितनी गंदी हो रखी है। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता, जल्दी जल्दी साफ करो। ससुर जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब रिद्धिमा इन सब से परेशान हो चुकी थी। फिर रिद्धिमा अपनी माँ को कॉल लगाती है। क्या हुआ बेटा, बड़ी परेशान लग रही है? परेशान ना हो तो क्या करूं माँ? अरे एक सास वाले घर में शादी करानी थी ना, या तो सास ना होती ना फिर भी चल जाता। आपने ये किस घर में मेरी शादी करा दी है माँ? कहने को एक, लेकिन मेरे सिर पर चार चार सासों का भार है, और सभी बारी बारी से मेरे सर पर तांडव करते हैं। बेटा, तो ये क्या कह रही है? तो ठीक तो है ना? और तेरी तो एक ही सास है, तो ये चार सास कहाँ से आ गई? मेरे पति, ससुर और ननद, ये तीनों सास से कम है क्या? सारा दिन बस हुक्म चलाते रहते हैं। मेरे पति, वो भी मेरा साथ नहीं देते, सुबह 5 बजे उठाते हैं, अरे कभी कभी तो 4 बजे ही उठा देते हैं। घर में काम नहीं होगा ना तो फिर भी काम निकालते रहते हैं। अब ये खूबियां तो केवल सास में ही होती है ना माँ। माँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ, कुछ करो माँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कुछ सोचती हूँ, रो मत। वहीं अगले दिन बहू काम कर रही होती है कि तभी उसके हाथ से गलती से ग्लास गिर जाता है। क्या भाभी, हाथ से लूली हो क्या? एक काम ढंग से नहीं होता, कर दिया ना नुकसान। कौन सी तुम्हारी कमाई उड़ाई है? अपने पति की उड़ा रही हूँ, तुम भी ससुराल जाके उड़ाना। देखो तो कितनी जुबान चलाती है ये। माँ, ओ माँ, देख लो अपनी बहू को, जुबान जोरी कर रही है। बहू, तेरी जुबान जोरी यहाँ नहीं चलेगी, अपने मायके में ही कर सकती है तू ये सब, इस घर में बिल्कुल नहीं। क्यों, आपको भी जुबान जोरी करने के लिए मायके जाना पड़ता था क्या? बहू की बात सुनकर सास गुस्से से तिल मिला जाती है। बातें अच्छी कर लेती हो, इतना काम में ध्यान दोगी तो कुछ हो भी जाए। दुनिया की 70% औरतें तो हाउस वाइफ ही है ना, वो कौन सी प्राइम मिनिस्टर बन गई जो मेरा कुछ हो जाएगा? तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ैल बहू की तरह बात नहीं करने लगी हो, तुम तो ऐसी नहीं हो। वही तो मैं भी समझाना चाहती हूँ कि क्यों आप तीनों सास की तरह बर्ताव करती हो। एक संस्कारी बहू की तरह आप सभी का आदर कर रही हूँ, सारी बात मानती हूँ, तो फिर क्यों आप तीनों सास बनकर बैठे हो? जिसका काम है उसे ही करने दो। हर रिश्ते के अपने उसूल हैं। सास बहू की नोक झोंक सदियों से चलती आ रही है, और उतना ही दोनों में प्रेम भी होता है। लेकिन अब सास को छोड़कर बाकी घर के सदस्य सास बनने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी तो बहू का रवैया झेलना पड़ेगा ना।
एक बेचारी पहाड़ का भार तो नहीं संभाल सकती। तभी सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। अब घर में सिर्फ एक ही सास थी। ससुर जी बहू को काफी सम्मान देते, वहीं पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लगा था। पूजा का भी रिद्धिमा से अच्छा बॉन्ड बन जाता है। बाकी सास तो सास है ही। क्या करे, सास वो औरत होती है जिससे घर स्वर्ग भी हो सकता है और नर्क भी। लेकिन क्या हो जब कोई कुंती जैसी सास घर को सिर्फ नर्क नहीं, घर वालों को परेशान करके घर में रहना ही दुर्भर करवा दे। देख बहू, ये घर में तेरी सास ने सबके नाक में दम कर रखा है, तो तू भी बचकर रहना। है तो मेरी पत्नी ही, लेकिन गुस्से और गालियों में ये किसी से कम नहीं है। क्या बोल रहे हो हैं? इसे क्या बता रहे हो? इसके माँ बाप ने मोहल्ले में मेरी इंक्वायरी कर ली थी। अरे मैं तो हैरान हूँ, जिस घर में कोई बेटी देना नहीं चाहता था वहाँ इसके बाप ने तो दहेज भी दे दिया। अब पता चलेगा कैसा होता है सास के साथ रहना। वो तो आपकी बेटी को देख कर दिया है माँ जी। इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा पैकेज, ऊपर से दिखने में भी हीरो। लेकिन बहू क्या फ़ायदा, ऐसी सास जो तुझे किसी तरह खुशी ना रहने दे। वैसे तेरे पापा शाम को ही आ रहे हैं, खुद ही पूछ लूँगा। हमारा जीवन तो नर्क है ही, क्यों अपनी बेटी का नर्क करने में लगे हैं। शाम को बहू के पिता आते हैं। कुछ लेकर भी आए हैं या खाली हाथ ही बेटी के घर आ गए? जी ये मिठाई का डिब्बा लाया हूँ। बस मिठाई? ये जिस सोफे पर आप बैठी हैं ना, मैंने ही दिया है, वरना जिस दिन बेटे को देखने आया था चटाई बिछी थी, याद है ना? ओए होए, ये मुंह और मसूर की दाल। मेरा घर खाली इसलिए नहीं था कि मैं कुछ ले नहीं सकती थी। वो तो मैं तुम जैसे बकरों के लिए रुकी थी जो दहेज में घर भरे, नहीं तो क्या मैंने धर्मशाला खोली है। माँ जी, तमीज से बात करें मेरे पापा से, और ये मिठाई का डिब्बा यहाँ दे। बहू सास के हाथ से मिठाई छीन लेती है। ओए यहाँ दे मिठाई। ऐसा तो है नहीं कि आप मिठाई खरीद नहीं सकती, लेकिन बस यही है ना कि किसी बकरे के इंतजार में थी। ये लीजिए पापा, ये मिठाई आप वापस ले जाइए। सास बहू के पिता के हाथ से मिठाई ले लेती है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी ना। देखिए माँ जी, आप जानना चाहती थी ना कि मेरे पापा ने मेरी शादी इस घर में क्यों की? क्योंकि वो जानते थे कि मैं यहाँ का माहौल बड़ी ही आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। बहू की चालाकी देखकर ससुर को भी हंसी आ जाती है। वो जैसे ही हंसते हैं, सास उनकी चेयर खींचकर उन्हें गिरा देती है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी है ये सब करने की? हंसे कैसे तुम? ये बताओ, अब आज से 2 दिन तुम्हें ना खाना मिलेगा ना चाय, समझे? अरे नहीं, ऐसा मत करो, मैं बीपी का मरीज हूँ। मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि जिंदा रहना है तो थोड़ी देर में कुछ कुछ खाना ही होगा। तभी बहू हाथ में 2 चाय और पकोड़े की प्लेट लेकर आ जाती है। ये लीजिए पिताजी, पापा आप भी लीजिए। बहू सास को कुछ नहीं देती और सिर्फ ससुर और पिता को चाय नाश्ता करा देती है। बहू, आज तक इस घर में किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरा अनादर करने की, लेकिन तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तू अब इस घर में नहीं रह सकती। तभी पति आ जाता है। क्या बात है, ससुर जी आए हैं? मीरा, कुछ खिलाओ पिलाओ पापा को। वैसे भी माँ ने अब तक तो खरी खोटी सुनाई दी होगी। हाँ, तेरी कमी थी, तू भी बोल ले। देख लो, मैं सबको निकाल दूंगी घर से। वैसे भी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। हाँ, बस यही डर लगाकर तूने हम लोगों को इतने साल से डरा कर रखा हुआ है। बहू मन में सोचती है, अच्छा तो ये बात है। तो सास का झंडा इसलिए लहरा रहा है क्योंकि घर इनका है। अब तो कुछ ना कुछ जुगत लगानी होगी। अगले रोज, अरे पिताजी ये देखिए, ये विदेश से एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आ रहा है। बेटी 50 साल की है और वो यहाँ अच्छा लड़का देखने आ रहे हैं। पता है पिताजी, अगर आप उन्हें पसंद आ गए ना तो हम सबको विदेश ले जाएगी। आप ना दूसरी शादी कर ही लीजिए पिताजी। ये बोलकर वो ससुर की ओर मुस्कुरा देती है। हाँ बहू, किसी तरह शादी करवा दे उस विदेशी से। मैं तो गंगा नहा लूंगा। गंगा नहीं, थेम्स नहाएंगे ससुर जी। मैंने आपका बायोडेटा शादी के लिए डाल दिया है। सास बहू और ससुर की सारी बात सुन रही थी। वो जोर से चिल्ला पड़ती है,
है? कैसे कैसे शादी करोगे हैं? मैं जिंदा हूं अभी। तभी वहां वकील आ जाता है। उसके हाथ में पेपर्स होते हैं। ससुर जी, ये लीजिए, तलाक के पेपर्स तैयार हैं। नहीं तो बोल दीजिए, मैं गवाही दे दूंगी कि ये आप पर अत्याचार करती है, बात बात पर घर से निकाल देने की धमकी देती है। अरे, ये दिन देखना बाकी रह गया था। मैं बोल दे रही हूँ बहू, मेरा घर जैसा चल रहा है चलने दे, ज्यादा बीच में ना पड़, समझी? अरे क्यों? जब घर सही चल ही नहीं रहा तो बहू क्यों ना बोले? वैसे भी बहुत दुख के दिन देख लिया हम लोगों ने तुम्हारे साथ। अब तो बहू, नए साल में नई सास लाऊंगा। हाँ। पिताजी, और हम सब शिफ्ट हो जाएंगे विदेश। अरे देख लो सपना, अरे कौन विदेशी इस बुड्ढे से शादी करेगी, मैं भी देखूंगी। फिर क्या था, बहू के प्लान के अनुसार एक आदमी एक 50 साल की लड़की के साथ उन लोगों के घर आता है। हाय रे, तुम लोग तो सच में आ गए। हे ओल्ड लेडी, साहब को बुलाओ, बोलो उनकी होने वाली सपनों की रानी आई है। आए सपनों की रानी। तभी ससुर जी आ जाते हैं। हे मार्गारेट, ये मेरी सपनों की चुड़ैल है। आओ आओ, अंदर आओ। बहू, तेरी होने वाली सास आ गई है। मेरी तो पैकिंग भी हो गई है। हेलो सासू माँ। विदेशी औरत का पिता कहता है, हमें ये हैंडसम पसंद है, हम सबको लेकर लंदन जाएगा, लेट्स गो। तभी बेटा भी अपनी सूटकेस लेकर आ जाता है। मैं तो कब से तैयार हूँ अंकल, चलो। पापा, नई मम्मी तो बहुत अच्छी है, पुरानी मम्मी से तो बहुत ही अच्छी है। ये तो हमेशा मुंह सड़ा कर रखती है। इन्हें देखो, कैसे हंसता हुआ चेहरा है इनका। हाँ बेटा, मेरी तो बुढ़ापे में लॉटरी लग गई। मार्गारेट, तुम बैठो, मैं भी सामान पैक करके आ रहा हूँ, शादी वहीं लंदन में कर लेंगे। सास पति को देख रही होती है कि ये क्या हो गया। हाँ, और नया साल भी वहीं विदेश में मनाएंगे। सास को देखकर ससुर कहता है, ए सफेद बाल वाली बुढ़िया, हट। ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ नहीं थी। प्लीज कोई ड्रामा मत करो, खुशी खुशी विदा करो। वैसे भी हमेशा निकाल देने का ताना तो देती रहती थी, अब जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? और नहीं तो क्या, न शांति से घर में रहता था ना ही ऑफिस में। अब कम से कम नई मम्मी के घर शांति से तो रहूंगा। क्यों मम्मी? यस माय सन। बस सब क्या था, सास जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ, मैं तुम लोगों को कहीं जाने नहीं दूंगी, मुझे माफ कर दो। फिर सास मार्गारेट को घर से भगा देती है। मैं आज के बाद कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं करूंगी, और ये लो, घर के पेपर भी तुम लोगों के नाम करती हूँ। मुझे सिर्फ मेरा परिवार चाहिए। बहू ससुर की ओर देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे कह रही हो कि प्लान सक्सेसफुल। सुनो, मैं पास के गांव जा रही हूँ, सुना है वहां की लड़कियां बहुत सुंदर और दबंग होती है, सोचा बेटे के लिए बहू पसंद करके आऊं। तुम क्यों जा रही हो? संदेश दे दो कि गब्बर का बेटा जवान हो गया है, वैसे भी यहाँ से 5 कोस दूर। अरे बस बस, वो गया जमाना जब 5 कोस दूर ये कहा जाता था कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अरे मेरे बाप ने भी 5वें गांव से आपकी तारीफ सुनी थी तो रिश्ता भेजा था मेरा, वरना जो बसंती के साथ आपने व्यवहार किया था ना, कोई भी लड़की शादी ना करती। लेकिन मैं करती भी क्या, पापा ने आपके कैरेक्टर के बारे में इंक्वायरी की नहीं और बांध दिया आपके खूंटे से। अरे इंक्वायरी के बाद कौन सा कोई अपनी लड़की मुझे देता, धंधा ही ऐसा था अपना। हाँ, पर शुक्र है मैंने अपने बेटे को आपकी लाइन पकड़ने नहीं दी। वैसे बसंती के साथ आपने जो भी किया ना, भला हो उसका कि उसने अपने ही गांव में हमारे लड़के के लिए एक लड़की बताई है। कल जा रही हूँ मैं, और हाँ, कल को रिश्ता हो भी जाए तो अपने बारे में ज्यादा शेखी ना बखाना। पहले वाला रिश्ता भी आपने कालिया की बात करके भगा दिया था। गब्बर बेचारा बूढ़ा हो गया था, कहता भी क्या, फिर क्या था, गब्बर के बेटे शब्बर की शादी हो जाती है बसंती के गांव की धनवंती से।
शादी के बाद क्योंकि क्या कहते हैं, हम तो है 22 के, लेकिन बसंती मौसी के कहने पर हमारी माँ ने शादी कर दी। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि टांगा तो हम जिंदगी भर चलाएंगे। हाँ, क्योंकि जो पैसा आएगा आधा ससुराल का और आधा माँ के घर का। मंजूर है तो हाँ बोलिए, वरना चूंकि हम अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। अरे कैसी बात कर रही हो धनवंती, भला इतना बड़ा घर, नौकर चाकर और पैसों की भरमार होते हुए हम लोग तुम्हें तांगा कैसे चलाने देंगे? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। वाह जी वाह, क्योंकि जब ससुर जी बसंती मौसी के टांगे के पीछे अपने घोड़े लेकर भागे थे तब क्या था? हाँ, बसंती मौसी भी तो टांगा ही चलाती थी ना। वो तो भला हो धन्नो का जो मौसी को बचा लिया। वैसे पता है धन्नो के लिए खानदान है धन्ने। अरे यार, एक तो ये धन्नो भी ना जानवरों के बीच फेमस हो गई है। उस दिन थोड़ा धीरे धीरे भाग लेती तो कम से कम मैं इस घर में तो ना ही आता। अरे क्या बकवास कर रहा है, पापा तेरे भोले थे। वो तो बसंती को बहन मानते थे। वो नहीं चाहते थे कि वीरू के साथ उसकी शादी हो, समझे? तभी वहां बसंती की मौसी आ जाती है। कैसा है बेटा? वो बसंती ने भेजा है मुझे तेरा हाल चाल लेने के लिए। बोल रही थी कि माँ देख कर आना। एक तो मुझे ये बसंती का समझ में ही नहीं आया, कभी जय, कभी वीरू, कभी गब्बर। अरे भाई, जब इन्होंने कह दिया था कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरे यार वीरू की सांसें चलेगी, तो फिर क्या जरूरत थी वापस गब्बर के बेटे का रिश्ता करवाने की? क्योंकि बसंती मौसी को फिक्र है अपने गांव के लोगों की। बसंती मौसी इस बार चुनाव में खड़ी हो रही है। क्यों गांव में चुनाव हो रहा है? हे भगवान, ये दिन देखना ही बाकी रह गया था। एक मेरा जमाना था जब मेरा ही कानून पूरे गांव में चलता था। पता नहीं ये गांव कैसे इतना आत्मनिर्भर हो गया। वैसे पापा, कैसी बात कर दी आपने? क्या इस गांव में आपका ही कानून चलता था? फिर क्या हो गया पापा? काश वो दिन फिर से आ जाए। अरे कहाँ बहू, अब तो पूरी टीम का ही पता नहीं कहाँ कौन चला गया। कालिया का तो सुना है दुबई निकल गया। हाँ पापा जी, दुबई में तो वैसे भी स्कोप बहुत है। खैर, वो जो 3 थे उनका क्या हुआ? हाँ हाँ, वही ना जिसने कहा था कि साहब मैंने आपका नमक खाया है। उसको तो आपने साफ कह दिया था कि ले अब गोली खा। अरे अंदर की बात तो यह है कि मैंने बोला था गोली खा, लेकिन मारी थोड़ी थी। हाँ, वो 3 होंगे। कोई बात नहीं पिताजी, मैं उन तीनों को ढूंढ कर लाती हूँ। आप फिर से अपना गैंग खड़ा करिए पापा जी। गब्बर इज बैक होना ही चाहिए। जीती रह बेटा, जीती रह। तूने तो उम्मीद जगा दी जीने की, लेकिन कहीं फिर से वो जय और वीरू वो लोग काम ना खराब कर दे। उन लोगों की चिंता मत करिए पापा। बसंती मौसी से बात करके मैं उन लोगों को आपके पास आने भी नहीं दूंगी। क्योंकि पिताजी, एक समस्या तो है। क्या क्या समस्या है बहू? ठाकुर साहब। अरे वो ठाकुर जिंदा है क्या? वो उसके तो हाथ ही नहीं थे, वो क्या कर लेगा मेरा? हाथ तो पहले भी नहीं थे, लेकिन जय और वीरू को सुपारी देकर ले आया था ना। अब बताओ। हाँ, क्योंकि पिताजी उसके पास हाथ नहीं लेकिन दिमाग बहुत है। क्या किया जाए उसका? चुनाव में उसने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। और उसकी तो इमेज भी अच्छी है। खैर कोई बात नहीं, भरो तुम मेरा पर्चा चुनाव के लिए। मैं लोगों को याद दिलाऊंगा कि मैंने कितना काम किया है। बहुत काम किया है। क्या काम किया है ये मैं ही जानती हूँ। बहू गब्बर का पूरा प्रचार करती है और अंत में जीत गब्बर की ही होती है। पिताजी, क्योंकि पूरे गांव ने सिर्फ आपको वोट दिया है। मुझे पता नहीं था बहू कि मेरे इतने बुरे कर्म के बाद भी गांव वाले मुझे इतने वोट देंगे। क्योंकि पापा ज्यादा मत सोचिए, बस अब ये सोचो कि गांव वालों के बीच पहले जैसी धमक जमाने के लिए क्या करना है। तभी वहां बसंती आ जाती है। चूंकि गब्बर, कैसे हो गब्बर? सुना बुरा हाल हो गया है तुम्हारा। प्रणाम मौसी। प्रणाम। चूंकि तेरे ससुर का भी कभी जमाना था। अरे बसंती, कैसी हो तुम?
तुम तो हर उम्र सदाबहार लगती हो, बिल्कुल देव साहब की तरह। कैसे आना हुआ बसंती? लगता है गब्बर का डर खत्म हो गया। लेकिन ये मत भूलो कि शेर कितना भी बस बस घबराइन, चलो चलते हैं। वो तो बेटी दी है ना तुम्हारे घर, तो हाल चाल लेने आ गई थी चूंकि। बसंती के जाने के बाद वाह सासू माँ, बसंती मौसी को तो डरा कर रख दिया। बस पापा, अब चुनाव के बाद आपके नाम का डंका ना बजा तो मैं अभी गब्बर की बहू नहीं। और गब्बर जीत जाता है। वाह वाह, बहू मैं जीत गया। अब तो मैं फिर से। पापा जी, चूंकि अब डर से नहीं, हम लोगों को लोगों का दिल, उनकी समस्या का हल करके जीतना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बहू हो तो तेरे जैसी। कहाँ तो मैं गुमनामी की जिंदगी जी रहा था, लेकिन तूने आकर मुझे फिर से हीरो बना दिया। जी पापा जी।